गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट विल बी थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम में इट इज अ गारंटीड क्वेश्चन। एंड इसका बेस्ट पार्ट आपको ये रहेगा इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो कि इसके अंदर मैं आपको मैपिंग का एक एग्जांपल देने वाली हूँ जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर, हमारा जो टॉपिक है दैट इज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। फाइन, तो आर्किटेक्चर किसी चीज का पढ़ने से पहले हमको पता तो होना चाहिए ना कि वो चीज है क्या। तो बेसिकली हम किसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं? स्कीमा का। फाइन, और वो थ्री लेवल वाला जो स्कीमा है उसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम पहले ये पढ़ने वाले हैं कि स्कीमा होता क्या है। तो पहले हम यही समझते हैं कि व्हाट इज अ स्कीमा। तो स्कीमा इज बेसिकली अ स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। वो ये बोलता है कि स्कीमा क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे डेटाबेस का आपको एक लॉजिकल व्यू दे देता है। इट डिफाइंस हाउ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशन अमंग देम आर एसोसिएटेड। एक स्कीमा से आपको ये पता चलने वाला है कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड कैसे है और उनके बीच में रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, बेसिकली स्कीमा क्या है डियर? आपका ये एक स्ट्रक्चर है। जो भी आप चीज अपने डेटाबेस में डाल रहे हो, उस मतलब डेटाबेस में जो आप डालोगे तो उसका डेटा टाइप क्या है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट क्या लगे हुए हैं, उसका साइज क्या है, वो किस क्या फिजिकली मेमोरी में अगर वो स्टोर हो रहा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन टेक्निक लगी हुई है या कोई डिक्रिप्शन टेक्निक लगी हुई है, कि आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, ठीक है, किस वे से आपने कंप्रेशन किया है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी स्कीमा के अंदर आती है। इसलिए हम इसको एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि स्कीमा की हेल्प से आपको उस डेटाबेस का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक लॉजिकल व्यू मिल सकता है। पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस डेटाबेस में है क्या। अगर आप कोई चीज डाल रहे हो तो उसके ऊपर जो भी पॉसिबल चीजें आप सोच सकते हो, कोई कंडीशन, कोई कंस्ट्रेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई भी कि किस फॉर्म में स्टोर किया गया था या उसमें कैसा पॉसिबल डेटा आ सकता है, कोई आपने उसको टेबल की फॉर्म में बनाया है, नेटवर्क की फॉर्म में बनाया है, किस फॉर्म में आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, हर छोटी से छोटी चीज आपको स्कीमा की हेल्प से पता चल सकती है। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट्स। तो सारे के सारे कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। तो यानी आपने डेटा के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई किया वो आपको स्कीमा से पता चल जाएगा। देखो, स्कीमा आपको स्ट्रक्चर बताता है एक डेटाबेस का, वो डेटा नहीं दिखाता। वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, वो डेटा नहीं दिखा रहा। तो डेटाबेस स्कीमा रेफर्स टू द फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ द डेटाबेस इन विच डेटा विल बी स्टोर्ड। तो ये आपको बेसिकली लेआउट बताने वाला है डेटाबेस का, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्रक्चर, जैसे आपका कमरा है तो कमरे का वो आपको एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो कि इसमें 4 विंडोज लगेंगी, एक डोर लगेगा, या है ना, एक अलमीरा बनेगी, ऊपर फैन के लिए आपने अगर कुछ उसका वो होल बनाना है कुछ उस ढंग से, तो ये जो चीजें वो आपके रूम का स्ट्रक्चर होगा। तो उसी ढंग से कि आपका डेटाबेस कैसा होगा, वो किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कौन से रिलेशनशिप्स लगेंगे, किस ढंग से हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? डेटाबेस की स्कीमा में। तो वो उसका एक लेआउट बताएगा बस। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ इट विल बी स्टोर्ड। तो वो हमको ये बताएगा कि कौन सा डेटा स्टोर होगा और वो स्टोर होगा कैसे। मतलब मैंने बोला ना, फिजिकल मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, लिंक लिस्ट यूज होगी या बी ट्रीज यूज होंगे, एबीएल ट्रीज यूज होंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, ठीक है, कौन सा डेटा स्टोर होगा, किस टाइप का, नंबर डेटा टाइप है या आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो किस तरह का डेटा आपका स्टोर होगा वो भी ये बताएगा। स्कीमा जो होता है ना, हम बोल रहे हैं ना थ्री लेवल स्कीमा, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, तो यानी हम बता रहे हैं ना 3 लेवल है। तो वो कौन कौन सा लेवल है बेटा? वो ये 3 है। जो सबसे लोअर मोस्ट लेवल होता है दैट इज योर फिजिकल लेवल, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है दैट इज योर लॉजिकल लेवल, एंड जो टॉप मोस्ट लेवल होता है इसको हमने व्यू लेवल बोल रखा है, लेकिन इसका सेकंड नेम होता है एक्सटर्नल लेवल। तो मैं आपको जो अभी बताऊंगी थ्रू आउट द वीडियो, बेसिकली आपको वही चीजें मिलने वाली है। तो अगर हम यहाँ समझ गए तो इसका मतलब फिर हमको अच्छे से समझ में आ गया। फिजिकल लेवल का मीनिंग क्या होता है बेटा? फिजिकल लेवल का मीनिंग ये रहेगा कि आपका जो डेटा है उसमें वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है फिजिकल स्टोरेज पे। फिजिकल स्टोरेज का मतलब आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, उस पे कैसे स्टोर हो रहा है।
ठीक है, बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में। अब आपने जब स्टोरेज किया है तो आपने कौन सी टेक्निक लगाई है, बी ट्रीज की, एवीएल ट्रीज की, या अगर आपने उसको इनक्रिप्ट किया है तो किस ढंग से इनक्रिप्शन कर रहे हो, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकल लेवल में आएंगी। अगर हम लॉजिकल लेवल की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये हमको रिलेशनशिप्स बताता है, ये हमको उसकी डेटा टाइप्स बताता है, ये हमको बताता है कि डेटा के बीच में कौन सी कंडीशंस लगी हुई है। जैसे अगर मैं आपके मार्क्स डाल रही हूँ तो मार्क्स के अंदर क्या होगा कि बच्चे के मार्क्स 0 से 100 की रेंज में हो, मिनिमम 0 हो, मैक्सिमम 100 हो, उसके बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक लॉजिक है। तो ये कंडीशन हमने कहाँ डाली होगी, लॉजिकल लेवल पे। ठीक है, अब अगर मान लो मार्क्स डाल रही है तो वो सिर्फ नंबर टाइप के हो सकते हैं, उसके अंदर अल्फाबेट्स तो नहीं आ सकते, तो वो अगेन किस में कंडीशन आ रही होगी, लॉजिकल लेवल में आ रही होगी। अगर मैंने नेम डाला है तो नेम आपका सिर्फ अल्फाबेट्स में हो सकता है, वो लॉजिक की कंडीशन है। ठीक है, इस ढंग की अगर आपने कोई भी कंडीशन, या मान लो आपने दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, तो वो कौन शो करेगा, आपका लॉजिकल लेवल। तो उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है डियर आपका, ये होता है टॉप मोस्ट लेवल, और ये वो लेवल होता है जिससे जो यूजर्स होते हैं डेटाबेस के, यूजर कौन होते हैं, जो नॉर्मली यूज करते हैं, तो वो कैसे उसको देख सकते हैं। तो जैसे आपके ये तीन कितने भी व्यूज हो सकते हैं, देखो एक डेटाबेस का एक ही फिजिकल लेवल होगा, एक ही लॉजिकल लेवल होगा, लेकिन उसके व्यूज बहुत सारे होंगे। व्यूज का मतलब क्या होता है कि हम उसको देखते कैसे हैं। देखो मान लो आपके पास एक डेटाबेस है स्टूडेंट का, उसके अंदर सारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो जब वो फिजिकल लेवल यानी हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ होगा तो वो एक ही तरीके से स्टोर हुआ होगा, इसलिए उसका एक ही लेवल है। जब वो डेटाबेस बना होगा तो उसमें कौन कौन सी फील्ड्स है, कौन कौन से टेबल्स है, कौन कौन सी कंडीशंस लगी हुई है, कौन कौन से रिलेशनशिप है, वो भी एक ही बार डिफाइन करोगे, इसलिए उसका लॉजिकल लेवल भी एक ही हुआ। लेकिन अब व्यू पे जाए तो हो सकता है यूजर वन आया जिसका व्यू वन होगा। ठीक है, यूजर वन आया, व्यू मतलब देखना, कि वो जो देख रहा है जितना पोर्शन उसको दिख रहा है डेटाबेस का, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था ना कि डेटाबेस, जो पिछली वीडियो में सॉरी, कि पूरा डेटाबेस हम नहीं देखते, हम पूरे डेटाबेस का एक थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो मान लो एक स्टूडेंट S1 आया, उसने क्या देखा, उसने भाई ये देखा कि मेरे को तो ना उसने क्या देखा कि यार मेरे को तो ना बस स्टूडेंट डेटाबेस में से अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूछना है, एग्जाम आने वाले हैं, तुमको लगा यार यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो पता ही नहीं और किसी चीज की वजह से आपको नीडेड है, तो वो बस वहां जाएगा, बोलेगा मेरा ये पर्टिकुलर रोल नंबर है और मेरे को क्लास रोल नंबर है और मुझे यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। तो जब उसको सिर्फ उतना ही दिखा तो वो उसका व्यू हो गया। मान लो एक बच्चा है, उसको अपनी फीस देखनी है, उसको आगे पे करनी है, नहीं तो उसको रोल नंबर नहीं मिलेगा, तो वो गया, उसने बोला मेरा ये पर्टिकुलर रोल नंबर है और मेरा ये नेम है और मुझे मेरी फीस बता दो, तो उसको उस पूरे डेटाबेस में सिर्फ अपनी फीस दिखी, तो वो उसका व्यू हो गया। मान लो एक बच्चा आया, उसने बोला कि मेरी री आ गई है तो मुझे मेरा रिजल्ट तो दिखा दो कि मेरी कितनी सब्जेक्ट्स में री है, रिजल्ट आया, ही वांट्स टू नो द री कि किस किस सब्जेक्ट में री आई है। ठीक है, तो वो जो उसका होगा डियर, वो उसका व्यू होगा। तो मतलब पूरे डेटाबेस में से आप क्या चीज देखते हो, जो थोड़ा सा पोर्शन देखते हो, दैट इज योर व्यू। तो इसी वजह से जो व्यू लेवल होता है या फिर जो एक्सटर्नल लेवल होता है, ये क्या होता है, ये मल्टीपल, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। ठीक है, और यही हमारा थ्री लेवल आर्किटेक्ट, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है। ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने सिर्फ बताया कि व्यूज कौन कौन से होते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारा। तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है ना, वो ये बताता है दैट हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड और व्यूज बाय द यूजर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ये बताएगा कि आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, मतलब आपके डेटाबेस के अंदर वो पढ़ा कैसे है, या फिर उसको एक यूजर देख कैसे रहा है। पढ़ा कैसे है, पढ़ा हम इन दो यानी जो ये वर्ड है आपका रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन इन टू लेवल्स पे शो हो रही है, और व्यू वाला जो है यानी देखे कि कैसा है, तो वो व्यू लेवल पे शो हो रहा है। द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर डिवाइड्स द डेटाबेस इनटू थ्री लेयर्स। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर उसको थ्री लेयर्स में डिवाइड करेगा टू क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन द फिजिकल डेटाबेस एंड यूजर एप्लीकेशन। जब उसने तीन लेवल में उसको डिवाइड किया तो हुआ क्या कि स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज से जो यूजर को दिख रहा है उनके बीच में एक और लेवल आ गया, लॉजिकल लेवल, जिसने उनको अलग कर दिया। देखो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर बेसिकली बना क्यों था, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इसलिए बना था कि यूजर को इस चीज की प्रॉब्लम ना हो कि हार्ड डिस्क पे वो डेटाबेस कैसे पड़ा हुआ है। बेसिकली फिजिकल लेवल और व्यू लेवल में डिफरेंस वो अलग करने के लिए इनको हमने थ्री लेवल आर्किटेक्चर बनाया है, ताकि यूजर को इस बात की टेंशन होनी ही नहीं चाहिए कि डेटा आपका जो है फिजिकल स्टोरेज पे यानी मेमोरी में कैसे पड़ा है। उसको जो भी चाहिए वो बस बताए और उसको वो चीज मिल जाए, वो कैसे भी पड़ी हुई है उससे उसको दूर।
हो। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एक्चुअली इसीलिए आया था ताकि एक सेपरेशन बन सके फिजिकल डेटाबेस और यूजर की एप्लीकेशन में। In simple words, this architecture hides the detail of physical storage from the user. तो अगेन वो यही पॉइंट बोल रहा है कि जो फिजिकल स्टोरेज है उसको हम हाइड कर देते हैं यूजर से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, he should be able to change the structure of database. जो डेटाबेस का आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो चेंज कर पाए, he should be able to change the structure of the database storage without affecting the user's view. वो बोलता है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का बेनिफिट क्या रहेगा कि वो इस फिजिकल स्टोरेज में कोई भी चेंज कर पाएगा बिना व्यू को चेंज करे। मतलब क्या, मतलब ये हो सकती है कि आज मान लो वो बी ट्रीज की हेल्प से अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर रहा था, स्टोर कर रहा था, जो डेटा स्ट्रक्चर वो यूज कर रहा था बी ट्रीज का था। ऑल ऑफ अ सडन उसको लगा कि नहीं यार, मेरे को एवीएल ट्री यूज करना चाहिए, मैं अपना डेटाबेस जो है बी ट्री से एवीएल ट्रीज में लाना चाह रहा हूँ। तो वो जो उसको चेंज करना है, ठीक है, वो कर लेगा और यूजर को, यानी जो डेटाबेस देख रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा। ये बेस्ट पार्ट है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का, कि जो डीबीए है वो चेंज कर पाएगा डेटाबेस की स्टोरेज को और यूजर के व्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का जो इटसेल्फ डायग्राम है वो ये वाला है, वो पिछले वाला नहीं है, वो सिर्फ व्यूज या लेवल बता सकते हो आप उससे। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कंप्लीशन में ये रहेगा। उसमें क्या है कि एक इंटरनल लेवल है जो कि आपका इंटरनल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल कंसेप्चुअल स्कीमा को शो करता है, और एक्सटर्नल लेवल है जो एक्सटर्नल स्कीमा को शो करता है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ मैपिंग वर्ड लिखे हैं ये आपको लिखने ही लिखने हैं। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है और कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है, और ये सारा किससे कनेक्टेड है, आपका डेटाबेस से। अभी मैं पूरा ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज एक्सप्लेन करनी है। एक तो ये टाइप्स ऑफ स्कीमा, क्योंकि स्कीमा का आर्किटेक्चर है तो ये स्कीमास तो पता ही होने चाहिए, लेवल हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद ये 2 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो ये हमको ये बताएंगी कि एक्सटर्नल लेवल से इंटरनल लेवल तक आपका मैपिंग हो कैसे रही है, डेटा ट्रांसफर हो कैसे रहा है। मैपिंग का मतलब तो यही हुआ ना, जैसे आपने, चलो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल या फिजिकल लेवल पे, यानी हम सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये लोएस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का, ये बताता है कि कैसे आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर्ड है, एंड वो हमको मेथड्स देता है जिनसे हम डेटा को एसेस कर सकते हैं। इंटरनल लेवल जो है उसके पास एक इंटरनल स्कीमा होता है विच डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो जो इंटरनल लेवल है उसका अपना एक इंटरनल स्कीमा है जो ये बताता है कि फिजिकल स्टोरेज पे वो पड़ा कैसे है। The interface between the conceptual schema and the internal schema identifies how an element in the conceptual schema is stored and how it may be accessed. अब वो आपको क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या था डियर, कि कैसे आपका एलिमेंट जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है, और कैसे आप उसको एसेस कर सकते हो। तो इंटरफेस ये बताएगा between the conceptual schema and the internal schema identifies how an element in the conceptual schema is stored and how it may be accessed, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, देखो आपको 2 इंटरफेसेस मिला करेंगे, एक इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस मिलेगा या मैपिंग मिलेगी, और एक इन दोनों के बीच में मिलेगी आपको मैपिंग, जब भी आप ये स्कीमास करेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो अभी वो ये बता रहा है कि जब हम इंटरनल लेवल की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कंसेप्चुअली कोई हमने चीज टेबल में बनाई, कोई एक रिलेशन बनाया उन 2 चीजों के बीच में, 2 टेबल्स के बीच में मान लो, तो फिर वो इंटरनल लेवल पे कैसे स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो ध्यान जो है वो इधर रहता है। तो वो जो इंटरफेसिंग रहती है कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बीच में, तो वो यही देखती है कि कंसेप्चुअल स्कीमा में जो एलिमेंट है वो कैसे स्टोर्ड है और कैसे वो एसेस हो सकता है, कैसे वो फिजिकल लेवल पे स्टोर्ड है आपका यहाँ पे, इंटरनल लेवल पे स्टोर्ड है, और कैसे हम उसको एसेस कर सकते हैं। लॉजिकल वाला जो यहाँ पे आपने चीज बनाई थी वो यहाँ कैसे है, तो वो चीज जो है इंटरनल लेवल पे हम देख सकते हैं। If there is any change in the internal or physical schema, it needs to be addressed to the interface between the conceptual and internal schema, but there is no need to change in the interface of a conceptual and external schema. वो क्या बोल रहा है कि अगर आपकी कोई चेंजेस इस लेवल पे आए, इंटरनल लेवल पे अगर आपने कोई भी चेंज करी, जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही थी कि अगर आपने बी ट्रीज की जगह एवीएल ट्रीज यूज करे
तो वो चीज हम इस मैपिंग को बताएंगे, हम कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग को बताएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमको जो भी चेंजेस करने होंगे हम कर लेंगे, लेकिन वो चेंजेस हम आगे इधर नहीं बताएंगे, मतलब इसको नहीं पता होगा, एक्सटर्नल लेवल तक वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने बी ट्री से एवीएल ट्रीज पे अगर चेंज भी किया है तो यूजर को पता करने की नीड नहीं है कि भाई हमने एवीएल ट्रीज यूज किया या पहले बिट्स में डेटा स्टोर हो रहा था वर्ड्स में स्टोर हो रहा है, तो ये यूजर को जानने की नीड नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर इस लेवल की मैपिंग पे कोई भी चेंज आता है तो ऊपर वाली मैपिंग में हमको बताने की नीड नहीं है। इट मीन्स दैट द चेंजेस इन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, वो यही बता रहा है कि मान लो हमने हार्ड डिस्क में या फाइल में या किसी स्टोरेज डिवाइस में अगर हमने चेंज कर भी दिया तो वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे किसको, टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द यूजर्स, तो जो मेरा यूजर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो हमको क्या बोलते हैं, बेसिकली फोकस इज ऑन, तो इंटरनल लेवल का मोस्टली ध्यान मैंने आपको किस पे बोला, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर है। इंक्रिप्शन हो गई, डिक्रिप्शन हो गई, स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गई, जैसे बी हो गया, हैशिंग हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो, कोई कंप्रेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर है। डायग्राम की बात करें तो मान लो आपने कोई स्टोर्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड है लेंथ 60, कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था जिसकी लेंथ 60 है, तो उसमें आपने पहला जो उसका फील्ड है वो 4 डेसिमल ऑफसेट यूनिक, मतलब मेमोरी में आपने कितने ऑफसेट पे उसको रखा और कितनी आपने उसको दी है, ई नेम है मान लो, तो स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है 15, ऑफसेट क्या रखा है 4, ऑफसेट का मतलब होता है कि 4 का स्पेस रखने के बाद आपने 15 की लेंथ उसको दी है। ठीक है, सैलरी उसी ढंग से 8.2 डेसिमल में है और ऑफसेट आपने मान लो रख दिया है 19 का। ठीक है, तो इस ढंग से आप इसको मेमोरी में सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डियर आपका कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल क्या है, वो आपका स्ट्रक्चर बताता है होल डेटाबेस का, जैसे एम्प्लॉय नंबर जो है उसकी डेटा टाइप क्या है, जिसमें लिखा है ना इंटीजर 4 की, इंटीजर 4 की, जस्ट इंटीजर 4 की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बता रही हूँ कि इसकी इंटीजर डेटा टाइप है, साइज उसका 4 है और इसको हमने प्राइमरी की बना रखा है। प्राइमरी की को कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। फिर मान लो एक फील्ड है ई नेम की, तो उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको 15 का साइज है, सैलरी है तो स्ट्रिंग है 8 का साइज है। मान लो कोई तुमने कंस्ट्रेंट लगाया होता कि जो सैलरी है वो सिर्फ 20,000 से ज्यादा ही हो सकती है, तो आप यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते थे आगे, मतलब इसके आगे फिर मैंने चेक लिख दिया होता यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे हम क्या लिख देते, चेक लिख देते, अनचेक ग्रेटर देन 20 के लिख देते, तो इसका मतलब होता कि वो चेक करता, ये हमने कंडीशन लगा दी सैलरी के ऊपर कि जो सैलरी है वो 20,000 से ऊपर की ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद बेटा दिस एक्ट्स एज अ मिडल लेयर बिटवीन द फिजिकल स्टोरेज एंड द यूजर व्यू। अब तो पता है कि ये बीच में आ रहा होता है उन दोनों के। इट एक्सप्लेन्स व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोस डेटा एंड व्हाट द डेटा टाइप्स आर। तो ये हमको क्या बताता है, कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, इसने बताया ना एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट नंबर और उसकी पोस्ट को हम सेव करेंगे। रिलेशनशिप क्या होगी अगर कुछ होगी तो वो बताएगा, कौन सी डेटा टाइप्स यूज हो रही है, उनका साइज का यूज हो रहा है, कोई की वगैरह या कोई कंडीशन है तो ये सब हमको बताएगा। फिर उसने बोला देयर इज ओनली वन कंसेप्चुअल स्कीमा पर डेटाबेस, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं कि ये क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, यही डेटा डलना है, तो ये तो एक ही हो सकता है कि बेसिकली मैं किसी चीज में क्या डेटाबेस में क्या डाल रही हूँ वो तो हम एक ही बार बताएंगे ना, तो कंसेप्चुअल स्कीमा भी हर डेटाबेस का एक ही रहेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर वर्क एट दिस लेवल, इस लेवल पे सारा लॉजिकल काम होता है, तो इसके प्रोग्रामर्स और डीबीएस जो हमारे वर्क करते हैं। This level does not provide any access to storage details but concentrates on the relational model of the database। वो क्या बोलता है, इसमें हमको कोई स्टोरेज की डिटेल्स नहीं बतानी, हमको कोई मतलब नहीं है कि फिजिकली हार्ड डिस्क पर डेटा कैसे स्टोर्ड है या कैसे हम उसको एसेस करेंगे, कैसे हम मेमोरी में से उठाएंगे, ये सब चीजों का हमको ध्यान नहीं रखना, वो ध्यान कौन रखना है, इंटरनल लेवल रखना है। पर इसमें हमको क्या है कि रिलेशनल मॉडल, मतलब कि टेबल में किस ढंग से स्टोर्ड होगा, क्या रिलेशनशिप होंगे, कौन की बनेगी, हमको उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, the conceptual schema also includes features that specify the check to retain integrity and consistency। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि मान लो
जो सैलरी है वो 20,000 से ज्यादा ही, तो वो एक चेक कंस्ट्रेंट है। चेक कंस्ट्रेंट से क्या होता है कि अगर मान लो मैंने 20,000 से वैल्यू कम डाली तो एरर दिखाएगा, वो वैल्यू को डालेगा ही नहीं, एंटर ही नहीं होगी वो वैल्यू, वो आपको एरर जनरेट कर देगा। तो उससे आपकी जो इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी होती है आपके डेटाबेस की वो रहती है। तो थर्ड आपका व्यू है बच्चे, दैट इज योर एक्सटर्नल और व्यू लेवल। व्यू लेवल क्या बोलता है, ये हाईएस्ट लेवल है एब्स्ट्रैक्शन का। हाईएस्ट लेवल क्यों है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम डेटाबेस दिखता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटाबेस जो है वो छुपता है, यहाँ सबसे कम डिटेल्स आपको दिखती हैं डेटाबेस की, तो इसीलिए हाईएस्ट लेवल रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्शन का। इस इट इज ऑल्सो नोन एज व्यू स्कीमा और सब स्कीमा, जिसको व्यू स्कीमा या सब स्कीमा भी बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि आप इसमें व्यूज देखते हो, पूरा डेटाबेस का थोड़ा बहुत हिस्सा देख रहे हो ना, तो उसका व्यू बोलते हैं, या सब स्कीमा, क्योंकि पूरे स्कीमा का हमको एक छोटा सा पार्ट दिखता है, तो सब स्कीमा बोलते हैं। एक्सटर्नल और व्यू लेवल डिस्क्राइब्स द एक्चुअल व्यू ऑफ द डेटा दैट इज रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर यूजर। वो बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल जो व्यू लेवल होता है वो डिस्क्राइब करता है एक्चुअल व्यू ऑफ द डेटा। तो ये हमको एक्चुअल व्यू, क्योंकि देखो इसमें हम एक्चुअल चीज देख रहे होते हैं ना, जैसे मैंने बोला था ना कि बच्चे का सिर्फ जिसके री आई है वो अपने सब्जेक्ट देख सकता है किस किस में री है, बच्चा सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी नंबर देख सकता है, वो अपनी फीस देख सकता है, तो एक्चुअल व्यू देख रहा है, जो उसको नीड है पर्टिकुलर यूजर की, जो रेलिवेंसी है, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसका व्यू देख पाता है, उसको उतना सा हिस्सा दिखता है पूरे डेटाबेस में से, तो इसलिए ये एक्चुअल व्यू दिखाता है हमको। This level also provides different views of the same database for a specific user or a group of users. ये जो लेवल है ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस, क्योंकि हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है, तो हर स्पेसिफिक यूजर अलग चीज देखता है ना, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट डेटाबेस का एग्जांपल लिया ना कि उसमें से आपको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो देख सकता है, तो वो एक व्यू है। एक्सटर्नल व्यू प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय हाइडिंग द पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूजर। तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटाबेस हमसे छुपा लेते हैं। जैसे अगर हम एक ये एक एक्सटर्नल व्यू है जिसमें हम एम्प्लॉय का नंबर देख रहे हैं, हम एम्प्लॉय का नेम देख रहे हैं। दूसरा जो व्यू है बेटा वो ये वाला है जिसमें हम एम्प्लॉय का नंबर, उसका नेम, उसकी सैलरी और उसका डिपार्टमेंट नंबर देख सकते हैं। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, मान लो मैंने एम्प्लॉय का नंबर दिया और मैंने बोला इसका नाम क्या है, तो एक व्यू हो गया। मान लो मैंने एम्प्लॉय का नंबर दिया और मैंने उसका उसकी नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर बताओ, तो इसका दूसरा व्यू हो गया, ठीक है। ये तो था आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर में जो 3 लेवल्स थे, अभी हमने वो बताया, लेकिन साइड में मैंने आपको बोला था कि मैपिंग भी हो रही है उन दो के बीच में, तो अब हम वो मैपिंग पढ़ेंगे उन व्यूज के बीच में। देखो जो 3 लेवल्स है वो डीबीएमएस के, वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे। अभी हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, भाई ये क्या करता है, ये फिजिकल स्टोरेज है, ये क्या करता है, लॉजिक है, ये क्या है, जो जिसको चाहिए वो है, तो आपस में ये काम कैसे कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है, बेसिकली अभी हमने वो नहीं पढ़ा ना। तो वो यानी डेटाबेस में से डेटा ऊपर से कुछ वर्किंग वर्किंग तो हमने पढ़ी नहीं है, तो मैपिंग जो है यहाँ पे अब इसके वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो जो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। It is responsible for correspondence between the 3 types of schema. This correspondence is called mapping. तो इस correspondence को आप क्या बोलते हो, मैपिंग। मैपिंग का भी डेफिनेशन ऐसे समझ लो कि जैसे आपने टॉप खरीदा है, तो आप उस टॉप के साथ एक मैचिंग जीन भी लोगे ना, या टॉप स्कर्ट भी लोगे, तो वो क्या होगी, मैपिंग होगी। उसके जैसा ही उससे मैच करते हुए आप क्या चीज लोगे। तो उसी ढंग से डीबीएमएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा। मतलब ये इन तीनों स्कीमास के बीच में कुछ इंटरफेस बनाना, ताकि ये आपस में वर्क कर सके। तो वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, वो जो आप इंटरफेस बनाना चाह रहे हो, वो क्या है, मैपिंग है। तो इनके बीच में हम 2 टाइप की मैपिंग बना सकते हैं। एक होती है कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, जो बॉटम और उससे ऊपर वाले में होती है, मिडल वाले में, और फिर मिडल और जो टॉप मोस्ट लेवल है उन दोनों के बीच में एक मैपिंग होती है, जिसको हम एक्सटर्नल या कंसेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम मोस्ट और मिडल जो हमारी मैपिंग बन रही है, हम पहले वो समझेंगे। जो कंसेप्चुअल है इंटरनल मैपिंग है, इट लाइज बिटवीन द कंसेप्चुअल लेवल एंड द इंटरनल लेवल। तो ये नीचे और जो मिडल वाला पार्ट है उनके बीच में ये मैपिंग होती है। Its role is to define the correspondence between the records and fields of the conceptual level. वो बोल रहा है कि अब इसमें हम मैपिंग दिखाते हैं, किसके बीच में दिखाते हैं, जो फिजिकल लेवल पे आपके रिकॉर्ड्स या फील्ड स्टोर्ड है, बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स ऑफ कंसेप्चुअल लेवल, सॉरी। तो जो मैपिंग दिखा रहे हैं, जो हमने रिकॉर्ड और फील्ड कंसेप्चुअल लेवल पे बनाए हैं, और जो हमने इंटरनल लेवल पे फाइल और डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करे हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स और फील्ड्स को शो करने के लिए, तो उनके लिए हमने जो मैपिंग बनाई है वो ये है। क्योंकि देखो वही रिकॉर्ड जो है हार्ड डिस्क में किसी और तरीके से स्टोर्ड है, किसी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टोर्ड है, वही फील्ड
है ना। तो उन दोनों को मैप कैसे किया, वो ये कौन कर रहा है, वो ये वाली मैपिंग कर रही है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का, और इस अब एग्जांपल में हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, होप आपको ये 2 लाइन्स समझ में आई होंगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट का डेटाबेस है जिसमें कंसेप्चुअल स्कीमा कुछ इस ढंग से है, ठीक है। स्टूडेंट की आईडी इंटीजर डेटा टाइप की है, 5 उसका साइज है, प्राइमरी की है, स्टूडेंट का नेम है varchar, 15 उसका साइज है। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से जो साइज है स्टूडेंट नेम का वो चेंज हो जाता है 15 टू 30, तो वो सिर्फ इंटरनल लेवल को इफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल लेवल को नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपकी मैपिंग हो रखी है कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल पे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है बॉटम मोस्ट लेयर पे, तो हम टॉप मोस्ट को बताते नहीं है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग पे। जो एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती है वो लाई करती है बिटवीन द एक्सटर्नल लेवल एंड द कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो यानी ये टॉप मोस्ट और मिडल पार्ट जो होता है उनके बीच में मैपिंग होती है। इसका क्या कॉरेस्पॉन्डेंस रहता है बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल एंड द कॉन्सेप्चुअल व्यू। देखो कंसेप्चुअल लेवल पे आपके पास पूरा का पूरा डेटाबेस का स्कीमा पड़ा है, लॉजिक पड़ा है आपके पास, और ऊपर उसने उसको थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। तो उस पूरे हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा आपको निकाल के देना, वो कौन कर सकता है, वो ये वाला पार्ट आपको कर सकता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हमने एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया। अगर हमने बोला कि किसी पॉइंट पे यूजर सिर्फ नेम और सैलरी देखना चाहता है उन एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, तो दैट विल बी वन पॉसिबल एक्सटर्नल स्कीमा। तो वो एक स्कीमा हुआ ना जो कि मैप करेगा विद द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो वो उस पूरे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से मैप कर देगा। उस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या था, उसके पास तो सारी सैलरी का पड़ा हुआ था, सब लोगों की सैलरी का, चाहे 30 की हो, चाहे 20, चाहे 10। लेकिन अब हम उसमें से कितना निकाल रहे हैं, जिनकी सैलरी ग्रेटर है 30,000 से, ठीक है। और इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि इंटरनल स्कीमा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वहां पे वो स्टोर कैसे है, ठीक है। ये आपका ये मैपिंग है। अब हम मैपिंग के एग्जांपल पे चलते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा वर्क कैसे किया। ऊपर व्यू लेवल था, बीच में कॉन्सेप्चुअल लेवल और नीचे फिजिकल लेवल। सबसे पहले क्या होता है, व्यू लेवल पे हम क्या करते हैं, यूजर जो होता है जीयूआई की हेल्प से किसी तरीके से तो डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा, तो कोई तो जीयूआई का मैकेनिज्म होगा ना। तो मान ले एक यूजर है, उसने जीयूआई पे टाइप किया youtube.com। देखो आपको पता है यूट्यूब का भी एक डेटाबेस तो है ही, तो मान लो जब मैं youtube.com लिखती हूँ तो मैं डेटाबेस से तो कनेक्ट कर रही हूँ यूट्यूब वालों के। तो मैंने जीयूआई इंटरफेस में टाइप किया youtube.com। तो ये मेरा एक्सटर्नल लेवल का पार्ट है, क्योंकि इनिशियली मुझे व्यू लेवल पे क्या दिख रहा है, मुझे यूट्यूब का पेज दिख रहा है। Now that we know that the external level is mapped with the conceptual level, so once this request arrives at conceptual level, it will be checked if such a website exists or not. फिर से देखो, उसने बोला नाउ वी नो दैट द एक्सटर्नल लेवल इज मैप्ड विद द कंसेप्चुअल लेवल। हमको पता है कि एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल की मैपिंग हो रखी है। सो वंस दिस रिक्वेस्ट अराइज एट कंसेप्चुअल लेवल, इसका मतलब है जब एक्सटर्नल लेवल पे मैंने youtube.com लिखा तो वो रिक्वेस्ट ने कंसेप्चुअल के लेवल के पास तो जाना ही है, क्योंकि उनकी मैपिंग हो रखी है। तो जब वो कंसेप्चुअल लेवल पे जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो चेक किया जाएगा कि ऐसी जो वेबसाइट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल तो लॉजिकल लेवल है ना। तो लॉजिकल लेवल पे सबसे पहले चेक हुआ कि भाई वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, एंड एक्सटर्नल लेवल पे वो दोबारा आ जाएगा और बोलेगा कि भाई ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, और ये किसका पार्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल स्कीमा का। वन पॉसिबल कि यूट्यूब के तुमने स्पेलिंग गलत लिखे, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसने मना कर दिया। अब मान लो ये, अब हमको पता है कि सिंस दिस वेबसाइट एग्जिस्ट, हमको तो पता है ना कि ये ठीक वेबसाइट है। तो होगा क्या, जब कंसेप्चुअल लेवल पे उसकी चेकिंग हो गई, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल पे कंस्ट्रेंट लगे हुए थे ना, तो ये कंस्ट्रेंट होगा कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो क्योंकि एग्जिस्ट करती है और यस ये ट्रू है, तो अब आपको पता है कि कंसेप्चुअल की मैपिंग किससे हो रखी है, फिजिकल लेवल पे हो रखी है। तो क्योंकि इन दोनों की मैपिंग हो रखी है, तो होगा क्या, इस लेवल पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे क्या होता है, एड्रेस, वो फिजिकल स्टोरेज में कहीं तो इसका पेज पड़ा होगा, या फिजिकल लेवल पे कहीं तो ये सारा डेटा स्टोर्ड होगा ना, वो जो सॉन्ग आप मांग रहे हो। तो एट दिस लेवल जो एड्रेस जो है ना वो फाउंड होगा, एंड द पेज विल बी जनरेटेड
for the user and the response will be shown to the user as a part of external schema. वो क्या बोल रहा है कि जब वो इस लेवल पे जाएगा तो जो फिजिकल स्टोरेज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका पेज होगा और फिर जब उसको वो मिल जाएगा तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के पास फिजिकल स्कीमा फिर से कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को ये चीज देगी और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फिर एक्सटर्नल स्कीमा जो है उसको वो जो फाइनल पेज है वो शो कर देगा और यूजर को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से मैपिंग चलती है। मतलब अगर हम डायग्राम के थ्रू पढ़े तो क्या हुआ, यहाँ पे तुमने टाइप किया youtube.com, यहाँ पे गई रिक्वेस्ट क्योंकि मैपिंग है तो वो उसको कुछ ना कुछ तो देखेगा। यहाँ जाने के बाद लॉजिक है, लॉजिक में चेक हुआ है या नहीं है, भाई है तो इधर चला जाओ। इधर वो गया, उसने बोला हाँ भाई फिजिकल स्टोरेज पे इसका पेज कहाँ पड़ा है, ढूंढा, ढूंढ के इसको दिया, इसके पास आया, अब इसकी मैपिंग इससे हो रखी है तो इसने इसको दोबारा से वो पेज दे दिया। तो यूट्यूब वाला पेज जो है अब इसके यहाँ ओपन हो जाएगा। मान लो अब ये कोई सॉन्ग लिखता है तो वो सॉन्ग इधर जाएगा, अगर वो सॉन्ग की एग्जिस्टेंस है तो वो उसके डेटाबेस में चेक करेगा, हाँ भाई ये सॉन्ग मिल गया, तो फिर वो उससे कनेक्ट करके उसको जगह बता देगा और फिर वो एक्सटर्नल लेवल पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से मैपिंग आपकी चलती है। तो ये डियर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ थ्री स्कीमा। दिस आर्किटेक्चर मेक्स द डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट। बेस्ट पार्ट क्या है कि डेटाबेस में एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। एब्स्ट्रैक्शन क्यों हो रही है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिडन डिटेल्स, मतलब आपको पूरी चीज देखने की नीड नहीं है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी दिख रही है। तो ये कर क्या रहा है, ये जो डेटा कैसे स्टोर्ड है कंप्यूटर की मेमोरी में वो हमको ध्यान देने की नीड नहीं है। यूजर को बस जो चीज चाहिए वो टाइप कर रहा है और उसको मिल रही है। दिस आर्किटेक्चर अलाउज ईच यूजर टू एक्सेस द सेम डेटाबेस विद डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ डेटा। हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, सेम चीजें रिपीटेड होंगी। अब एडवांटेज में भी वही चीज है कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे वो प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल, तो अगेन क्या है ये कस्टमाइज्ड व्यू दे रहा है। दिस आर्किटेक्चर इनेबल्स द डेटाबेस एडमिन टू चेंज द स्टोरेज विदाउट अफेक्टिंग द यूजर करंटली ऑन द सिस्टम। मतलब आप नीचे बॉटम में फिजिकल स्टोरेज में उसके हार्ड डिस्क हो सकता है चेंज कर दो, हो सकता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दो, आप कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन जो ऊपर आपका यूजर काम कर रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा तुमने बॉटम मोस्ट एंड पे क्या किया। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। ये था पहला टॉपिक डियर। दूसरा जो टॉपिक है वो छोटा सा आता है विच इज इंस्टांस। तो इंस्टांस भी पढ़ लेते हैं। इंस्टांस का मतलब क्या होता है, किसी मोमेंट पे किसी टाइम पीरियड पे जो आपके डेटाबेस की स्टेट है, ठीक है, वो आपका इंस्टांस होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैंने कोई बहुत बड़ा सा डेटाबेस था, उसमें मैंने किसी इंस्टांस पे ये बोल दिया कि जिन बच्चों के रोल नंबर 100, 101, 102 है मुझे उनका नेम और सिटी दे दो। तो इस टाइम पे डेटाबेस की स्टेट ये होगी ना, मुझे उसका थोड़ा सा पोर्शन दिख गया डेटाबेस का। तो किसी मूवमेंट पे डेटाबेस जिस स्टेट में है, डेटाबेस में जो करंटली आप डेटा व्यू कर रहे हो वो जो होता है ना आपको उस टाइम पे इंस्टांस होता है। तो इसका मतलब जैसे मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं उसी ढंग से मल्टीपल इंस्टांसेस भी हो सकते हैं एक ही डेटाबेस के। तो वो यही बता रहा है कि डेटा इंस्टांस इज कॉल्ड अ करंट स्टेट और डेटाबेस स्टेट। द डेटाबेस स्कीमा दैट डिफाइंस वेरिएबल्स इन टेबल्स व्हिच बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस, द रिकॉर्ड्स ऑफ दीस वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आर कॉल्ड इंस्टांस। मतलब किसी एक मोमेंट पे, किसी एक टाइम पीरियड पे, तो उस जो डेटाबेस का रिकॉर्ड है, यानी रिकॉर्ड मतलब जो डेटा है, किसी मोमेंट में जो आप रिकॉर्ड उसका देख रहे हो वो क्या है, उसका इंस्टांस है। एवरी टाइम वी इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट द वैल्यू data item in a record, the value of a data item in a record, one state of the data can change into another state and accordingly the instance will change। तो क्या बोल रहा है, जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई इंसर्ट का, कोई मॉडिफाई का, कोई डिलीट का, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस रिकॉर्ड की डेटा आइटम चेंज करेगी और जब ये डेटा आइटम चेंज करेगी तो वो कोई नया नया इंस्टांस बना देगी। कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंस्टांस। सीधी भाषा में ये बोल सकते हो किसी एक टाइम पीरियड पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है डेटाबेस में वो आपका इंस्टांस होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हो सकती है डेटाबेस के अंदर, एम्प्टी स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड करंट स्टेट। तो जब एक डेटाबेस न्यू डेटाबेस बनाया तो खाली होगा, तो वो एम्प्टी स्टेट है। इनिशियल स्टेट मतलब जब पहली बार आपने उसमें डेटा डाला तो इनिशियल स्टेट हो गई। करंट स्टेट, अब क्या आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर ही जा रहे हो, उसमें से डेटा डिलीट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, जो भी तुम चेंजेस कर रहे हो, तो उसके बाद जो तुमको डेटा दिखेगा वो क्या होगी, उसकी करंट स्टेट। तो एट किसी भी टाइम पीरियड पे आपके डेटाबेस पे जो थोड़ा बहुत डेटा आपको दिखेगा दैट विल बिकम योर इंस्टांस। तो आज यही टॉपिक था डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।